हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 25 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के यानी लास्ट 1 ईयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया? तो TCS कंपनी को जो है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मियां अमूर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो बारबाडोस का इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विशेषज्ञों ने पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थुनबर्ग, इनके नाम पर इस मेंढक की प्रजाति का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, UNDP की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राजक्ता कोली। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक कर दिया गया। अब ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से कितने मीटर के अंदर कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर के अंदर। हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक कर दिया गया। इसमें ताजमहल और मेहताब बाग की ओर से रामबाग तक ताज धरोहर क्षेत्र का प्रस्ताव शामिल किया गया है। आगरा मास्टर प्लान 2031 में प्राधिकरण ने पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया जिसमें 3 नियम शामिल किए गए। ताज के अलावा रामबाग तक यमुना के दोनों ओर फैले ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से 100 मीटर के अंदर कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी। तो यहां से आपको यही ध्यान रखना है कि जो आगरा मास्टर प्लान 2031 है तो इसके अंतर्गत जो है ताज के क्षेत्र में कितने मीटर के एरिया में कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी, तो 100 मीटर के अंदर जो है कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी। अब दोस्तों आगरा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, चमड़ा उत्पाद यानी लेदर प्रोडक्ट्स जो है आगरा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में सबसे आगे है। ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे रहा। उत्तर प्रदेश में ई श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत 7 जनवरी की सुबह तक कुल 7.27 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी 7 करोड़ 27 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ई श्रमिक कार्ड के लिए। यूपी की योगी सरकार द्वारा ई श्रमिक कार्ड धारकों को हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं।
ई श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या प्रयागराज की है। प्रयागराज में 7 जनवरी की सुबह तक 20.50 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 19,13,000 ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर किए गए हैं। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए ई श्रमिक कार्ड के लिए, तो वो किए गए हैं प्रयागराज में। और दूसरे नंबर पर है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो जौनपुर दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर से वाराणसी के बीच चलेगी दिव्य काशी ट्रेन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के बीच। ठीक है, भारत के वाराणसी से दिल्ली के बीच एक दिव्य काशी ट्रेन चलाई जाएगी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिव्य काशी यात्रा ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। इसका वाणिज्यिक संचालन दिल्ली से काशी के लिए 22 मार्च से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस के उद्घाटन के अवसर पर दिव्य काशी यात्रा के लिए दिल्ली से एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। यानी इस दिव्य काशी यात्रा ट्रेन की घोषणा किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन की घोषणा की थी। IRCTC के PRO ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ट्रेन का संचालन शुरू करने का फैसला लिया गया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो दिव्य काशी यात्रा ट्रेन है इसका संचालन शुरू किया गया। क्यों किया गया, तो वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका संचालन शुरू किया गया। अब दोस्तों ये जो दिव्य काशी यात्रा ट्रेन होगी, तो इसमें जो पर्यटक होंगे तो उनके लिए किस तरह का पैकेज है, यानी कितने रुपए में उन्हें जो है वाराणसी की यात्रा कराई जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो है जो पैकेज होगा वो कितने दिनों के लिए होगा, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, तो ये जो पैकेज होगा वो 4 रात और 5 दिन के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें जो यात्री होंगे उन्हें कितना रुपए देना होगा, तो इसके लिए भी इसमें डिवाइड किया गया है क्लास के हिसाब से। यानी जो ट्रेन है उसमें एसी फर्स्ट क्लास का एक व्यक्ति के लिए किराया कितना होगा, तो 27,800 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना 27,800 रुपए जो है एक व्यक्ति का किराया होगा एसी फर्स्ट क्लास में इस दिव्य काशी यात्रा के जरिए। इसी तरह से सेकेंड एसी में अगर एक व्यक्ति का किराया देखा जाए तो 21,780 रुपए एक व्यक्ति का किराया होगा सेकेंड एसी में। अब दोस्तों ये जो दिव्य काशी यात्रा ट्रेन है, तो इसके द्वारा जो भी पर्यटक होंगे उन्हें वाराणसी और इसके अलावा भी जितने भी वाराणसी के आसपास के पर्यटन स्थल हैं उसकी यात्रा कराई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की जो ट्रेन है दिव्य काशी यात्रा ट्रेन, इसका संचालन शुरू किया गया है कहां से कहां तक, तो वाराणसी से दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। और दोस्तों वाराणसी से आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो बनारसी रेशम साड़ी वाराणसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और अभी हाल ही में वाराणसी के लाल मिर्च को भी ODOP में शामिल किया गया, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी अक्टूबर 2021 में जो बनारस की लाल मिर्च है उसे ODOP में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 216 फीट। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसकी ऊंचाई है 216 फुट और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया। और जो रामानुजाचार्य हैं ये 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रतिमा को समानता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इस प्रतिमा का नाम होगा। और दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दोनों यहां पर ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यह तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठे हुए मुद्रा में है। अब देखिए यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है कि जो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, लेकिन कैसी? बैठी हुई मुद्रा में। ठीक है, अब बैठी हुई मुद्रा में अगर बात की जाए कि सबसे ऊंची प्रतिमा दुनिया में कौन सी है, तो वो है थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है।
अब जो बुद्ध की मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है कितनी, 300 फीट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जो बुद्ध की मूर्ति है थाईलैंड में जो कि बैठी हुई है, इसकी ऊंचाई है 300 फीट और ये दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। वही अगर खड़ी प्रतिमा की बात की जाए तो आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है खड़ी हुई। उसकी ऊंचाई कितनी है तो वो भी ध्यान रखना है, तो 182 मीटर उसकी ऊंचाई है और अगर बेस सहित बात की जाए तो 240 मीटर उसकी ऊंचाई है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो संत के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से बनाई गई है। यानी दोस्तों ये जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, यहाँ पर 2 प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। एक तो होगी जो 216 फीट ऊंची होगी, ठीक है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा होगी, और एक और प्रतिमा बनाई जाएगी जो कि मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, यानी अंदर रखी जाएगी, और वो जो है 120 किलो सोने से बनाई जाएगी। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरी प्रतिमा होगी जो कि 120 किलो सोने से बनाई जाएगी, इसका उद्घाटन कौन करेगा, तो इसका उद्घाटन करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कब करेंगे, तो 13 फरवरी को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, 13 फरवरी को ये जो प्रतिमा है जो 120 किलो सोने की है उसका उद्घाटन किया जाएगा, और जो 216 फीट ऊंची प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कब करेंगे, तो 5 फरवरी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप और स्वयं सहायता समूहों द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की। ऐप का उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। अब दोस्तों ये जो ऐप है इसके माध्यम से क्या होगा, तो इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा, और इसके अलावा यह जिले के SHG उत्पादों के लिए एक ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो 2 काम इस प्लेटफॉर्म से किए जाएंगे। एक तो क्या होगा कि जो पर्यटक होंगे उन्हें एक अच्छा अनुभव प्रदान होगा, और इसके अलावा जिले के SHG उत्पादों के लिए ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये ऐप काम करेगा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो अपना कांगड़ा ऐप है इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है, तो हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश की यहां पर बात है तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 4 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना है कि कस्तूरी मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिंजो अबे। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। और दोस्तों ये जो अवार्ड है नेताजी पुरस्कार 2022 ये किसने प्राप्त किया, तो कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के शिंजो अबे, उन्हें जनवरी 2021 में भारत की ओर से जो है देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जानी है
वो 28 फुट ऊंची होगी और 6 फीट चौड़ी होगी। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और दोस्तों अमर जवान ज्योति से पहले भी अगर बात की जाए वहां पर किसकी प्रतिमा हुआ करती थी, तो ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की यहां पर प्रतिमा हुआ करती थी। उसके बाद अमर जवान ज्योति वहां पर स्थापित की गई और उसके बाद जो है अभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहां पर लगाई जाएगी। और जब तक ये जो ग्रेनाइट की प्रतिमा होगी, क्योंकि ये जो प्रतिमा बनेगी वो ग्रेनाइट की बनेगी, तो जब तक ये ग्रेनाइट की प्रतिमा बन नहीं जाती है तब तक सुभाष चंद्र बोस की वहां पर होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस की। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का उद्देश्य लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य और है क्या है कि लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। दोस्तों ये जो दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार मनाया गया था और इसकी घोषणा 2008 में की गई थी। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को देश भर में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष भौमिक का। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया और इनकी उम्र कितनी थी? तो ये 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारिनो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो भारत के पूर्व फुटबॉलर थे सुभाष भौमिक, उनका निधन हो गया है। कितनी उम्र में? तो 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारिनो कहा जाता था, क्योंकि अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलकाता मैदान का किसे जोस मारिनो कहा जाता था, तो ध्यान रखना है पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। विश्व शांति और विकास यानी वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उसकी थीम क्या रही? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इस बार की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम रही, यानी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की ये थीम रही। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, और इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये थे 25 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किसने ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, सऊदी अरब। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए है माइकल सिनवोस, बी है लियोना कैप्सिन, सी है जारा रदरफोर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।